Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्क्विज चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक कवर करा रही हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्क्रीन पे जो आप फिलहाल देख रहे हैं ये NCERT बुक क्लास 6 का जियोग्राफी है और हिस्ट्री और साइंस हमारा क्लास 6 का कंप्लीट हो चुका है। और इन वीडियोस के अगर आपको PDF फॉर्म चाहिए होंगे तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आपको टोटल वीडियोस के PDF मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये है लेसन 3 और इस लेसन का नाम है पृथ्वी की गतियाँ, यानी पृथ्वी गति कैसी करती है इस चैप्टर में बताया गया है, जिसे आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं बताऊँगी, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से बैठ के एक अच्छा सा नोट तैयार कीजिएगा। और जो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसे खुद स्किप करते जाऊंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। इसको नोट डाउन कीजिएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी किस प्रकार की है आप कल्पना खुद से भी कर सकते हो। अगर नहीं जानते हैं आप लोग तो मैं बता दे रही हूँ। एक नारियल की तरह, जैसे नारियल में भी लेयर्स होते हैं, बीच में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी का भी आकार विकार है। तो अगर आप ऐसा कल्पना कीजिए कि अगर आप जब नारियल को रख के एक जगह पे उसे गोल घुमाते हो तो वो वैसे ही पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी अगर ये सूर्य है और इसके चारों ओर अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती है बार बार, इसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं ले चलती हूँ आगे। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66/2 का कोण बनाती है। इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। सूर्य के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यहाँ पे नीचे ये जो आओ करके फिगर यहाँ पे साइड में दिया गया है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आप लोग को ले चलती हूँ यहाँ पे नीचे। इस फिगर को प्लीज़ बढ़िया से ढंग से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव बताया गया है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं अपने अक्ष पे पृथ्वी जो है झुकी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कर्क रेखा है, नीचे दक्षिण में मकर रेखा है, और ये जो विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में यानी यहाँ पे और यहाँ पे ये विषुवत वृत्त 2 आधे भागों में विभाजित करती है। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर अगर आपने मेरे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट पे देखिए, आपको टोटल वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पे इसको समझिएगा, तभी आप इसको समझिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे इस फिगर में आप चूँकि देख सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दिखाया गया, जब पड़ती है पृथ्वी पे तो ये आधे भाग में दिन होता है और आधे भाग में आपको रात होती है। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके और प्लीज़ इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और इसको फिगर अच्छे से ज़रूर बनाइएगा। आगे मैं आप लोग को ले चलती हूँ। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी का भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उसी भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे ले चलती हूँ। पृथ्वी की
दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 का 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाते। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, 365 का 1/4 है, लेकिन अपने सुविधाओं के लिए हम लोग 6 घंटे को ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पे इस फिगर को देखिए और समझिए, और इस फिगर का आप फिलहाल स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसको अच्छे से आप एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा और खुद से समझ लीजिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। चलिए मैं आती हूँ यहाँ पे। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। आप समझ चुके होंगे कि 6-6 घंटे को बदल के 24 घंटे बनाए जाते हैं, और इस तरह हमारे प्रत्येक चौथे वर्ष में वो फरवरी का महीना जो 28 दिन का होता है वो 29 दिन का हो जाता है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। यहाँ पे ऊपर जो फिगर मैंने आपको दिखाया उसी की बात कर रहा है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होती है। यहाँ पे देख रहे हैं एक ही अक्ष पे घूमी हुई है, लेकिन सूर्य की चूंकि ये चारों ओर चक्कर लगा रही है, इस कारण यहाँ पे ऋतुओं भी जो है वो बदलती हैं। यहाँ पे आओ करके जो सीखे दिया गया है ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे जो इम्पोर्टेंट है ये आते हैं यहाँ पे। चित्र 3.3 में जैसा कि मैंने आपको दिखाया ऊपर में, आप देखेंगे कि 21 जून को, यहाँ पे आप फिगर में आपको दिखा दे रही हूँ 21 जून, हम आते हैं 21 जून पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आती हूँ मैं यहाँ पे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अब आती हूँ मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ एक एक पॉइंट को। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ध्रुव जो है, मैंने पिछले चैप्टर में आप लोग को एक एक समझा दिया था। अगर पृथ्वी ऐसी है और ये अपने अक्ष पे झुकी हुई है तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको हम बोलते हैं ध्रुव। आप अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं। इस फिगर में आप बढ़िया से देख लीजिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे दिया गया है। गोलार्ध भी मैंने आपको समझा दिया है। अब आती हूँ मैं नीचे। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, जैसा कि ऊपर फिगर में दिखाया गया है। फिगर को आप कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। नोट करने के बाद अच्छा सा फिगर बनाने के बाद इस वीडियो को फिर से आप रिपीट कीजिएगा और देखिएगा, आपको टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है।
इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के लंबे समय तथा छोटे रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत यानी उल्टा स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? इन सबको नोट डाउन कीजिएगा, सीटेट वालों के लिए खास तौर पर मैं बोल दे रही हूँ। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। फिगर आपको बनाना पड़ेगा, मैं बता दे रही हूँ। फिगर बना के उसको साइड में रख के इस वीडियो को फिर से आप रिपीट कीजिएगा, रिप्ले कीजिएगा। रिप्ले करने के बाद पॉज कर कर के फिगर को देख देख के एक एक चीज़ को आपको समझना है, तब जाके सीटेट क्रैक होगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा गया है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति के विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आगे ले चलते हुए इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात होते हैं तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इन सबको नोट डाउन करते चलिएगा। अब आ गया है लास्ट यहाँ पे क्वेश्चंस। ये आपको ज़रूर करना है, ये समझ के चलना है कि ये रिकॉल है। इससे क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको जो है, जो इस चैप्टर के दौरान पढ़ने के दौरान आप भूल गए हो या जो चीज़ आप समझ नहीं पाए, आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप उसको फिर से समझ पाओ। इसलिए मैं हर एक बार बोलती हूँ कि क्वेश्चंस ज़रूर आप किया कीजिए, और सीटेट में हो सकता है थोड़ा घुमा के इन्हीं क्वेश्चन को आपको दे दे, तो इन सबको कीजिएगा ज़रूर। और वीडियो होता है यहीं पे लास्ट। मैं ले चलती हूँ आपको नेक्स्ट लेसन पर। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है लेसन 4, और इस लेसन का नाम है मानचित्र। यानी इस लेसन में हम लोग मानचित्र के बारे में सीखेंगे। फिलहाल आप जो यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया, इसे गौर से देख लीजिए क्योंकि इसकी चर्चा नीचे की गई है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिला, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। यहाँ से आप नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। आओ करके सीखें, ये कोई इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब ये टोटल जो मानचित्र है इसको आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि सीटेट में इनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, फिर आ सकते हैं। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, नदियाँ हो, महासागर हो इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं BVI लिख दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाइएगा, स्टार लगा लीजिएगा उसमें। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं का दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आप राजनीतिक से ही पकड़ लीजिएगा कि इसमें शहर जितने होंगे, नगर होंगे, गांव होंगे,
इन सब के बारे में डिफिनेशन दी जाती है चित्रों द्वारा। ठीक है, भौतिक से भी आप लोग समझ गए होंगे, आप पर्वत, पठार, मैदान जितने होते हैं ये भौतिक मानचित्र में आ जाते हैं। अब थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं इसे समझना जरूरी है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिएगा। इस मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। वो होता है आपको, पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। दूरी, दिशा, प्रतीक। अब दूरी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है, यानी आरेख खींच के बनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, यानी ज्यों का त्यों रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये भी नोट डाउन कीजिए, पैमाना क्या होता है, इसका डिफिनेशंस आपको देना पड़ेगा। सीटेट में क्वेश्चंस में आ सकता है। उदाहरण के लिए आपने विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। 10 किलोमीटर है, लेकिन मानचित्र एक छोटा सा कागज होता है, उसको दर्शाने के लिए आपको वहां पे 2 सेंटीमीटर लिख देना पड़ेगा या लिखा हुआ रहेगा। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर बड़े क्षेत्र जैसे महाद्वीप हो, देश को दर्शाना हो, तो हम छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें छोटे क्षेत्र को दर्शाना होता है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। ये माइंड में रखिएगा या फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन सबको भी आपको नोट डाउन करना है सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे मानचित्र दिखाया गया है और ये कैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधान बिंदु दिखाया गया है और ये दिक् सूचक है। ठीक है, ये दिक् सूचक है, इस फिगर को आप याद रखिएगा। यहाँ पे पैमाना भी दिखाया गया है और ये आप फिगर भी देख सकते हैं अच्छे से। इस मानचित्र को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते, इंपॉर्टेंट है। अब आती हूँ दिशा पर। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर के निशान बने होते हैं, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर के निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। मानचित्र 4.2 के 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दर्शाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बिंदु वाली दिशाओं की मदद से
किसी भी स्थान को सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधान दिग्बिंदु के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ये पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ये दिक्सूचक है, इसके बारे में भी डिफिनेशन दिया गया है। चित्र 4.1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इसकी बात कर रहा है। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। यहाँ पे आप कर लीजिएगा, फिगर में स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा। दूसरा पूछ रहा है दुकानों से विद्यालय की दिशा। दिशा दोनों की पूछ रहा है, आप निकाल लीजिएगा प्लीज। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। यहाँ पे फिगर में मैंने आपको दिखा दिया था और स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। अब आती हूँ मैं प्रतीक पर। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या फिर कुएं दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए एक निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों एवं रेखाओं का उपयोग करके दिखाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए यानी पानी के लिए, भूरा रंग पर्वत के लिए, पीला पठार के लिए, हरा मैदान के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। इन चित्रों के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब आते हैं फिगर पे। देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं रेलवे लाइन अब कैसी होती है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे लाइन। इन तीनों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सड़कें पक्की और कच्ची कैसी होती है, तो पक्की यहाँ पे दिखाया गया है और कच्ची भी दिखाया गया है। तो ये है, आप अगर आप फिगर नहीं बना सकते हैं तो ये इनका प्रतीक है जिसके माध्यम से मानचित्र पर आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और ये रूढ़ मानचित्र है। जैसा कि आप इसमें कलर भरा जाता है, पानी के लिए नीला और पठार के लिए जो है पीला इस्तेमाल किया जाता है, पहाड़ों के लिए भूरा रंग इस्तेमाल किया जाता है। अब आती हूँ रेखा चित्र पे। रेखा चित्र एक आरेखन है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां की एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र, मानचित्र कहते हैं। इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा। अब खाका क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये सारे इम्पोर्टेंट है, इन सबको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और देख के ऐसे खुद से कर लेना है, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। मैं एवरी वीडियो में बोलती हूँ ज़रूर मेहनत कीजिएगा तभी सफलता हाथ लगेगी।
तो चलिए ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर कोई डाउट भी रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।